नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, हम 3D बुक के अंदर हमने स्पेयर टॉपिक कर लिया, हमने कौन टॉपिक कर लिया, जहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अब आपको काम क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कहाँ से? जो मैंने 4000 क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको प्रोवाइड कराए हैं वे सफिशिएंट रहेंगे। नोट्स पढ़ें, जो नोट्स आपको दे रखे हैं वो नोट्स, और साथ में 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको करने हैं। इतना काम सफिशिएंट है। फिर उसके बाद जो अपनी टेस्ट सीरीज होगी उसके अंदर टेस्ट आपको देना है। इतना मैटर आप करते हैं तो ये सफिशिएंट रहेगा। किसी भी एग्जाम की चाहे आप तैयारी करें, उसके लिए सबसे पहले कंसेप्ट तैयार होने चाहिए। फिर उसके बाद उनके जो नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो नोट्स पढ़ें। फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करें टॉपिक वाइज, और फिर उसके बाद टेस्ट दें। तो इतना यही पैटर्न होता है हर एग्ज़ाम के लिए और हर एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो इस पैटर्न को आपको फॉलो करते रहना है सेकंड ग्रेड मैथ के लिए भी, और इसी पर हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। तो सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं 721 रुपये के अंदर, जिसमें आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, साथ में 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराते हैं। फिर उसके बाद आपके लिए टेस्ट सीरीज भी उसका में अलग से जारी होगी। तो वो चीज़ें आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो ये टीम के व्हाट्सअप नंबर हैं, यहाँ से आप बाई नाउ कर सकते हैं। 94 618 30 454। यहाँ पर आप अलग से नोट्स लेना चाहें तो सिर्फ नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन 4000 वो मिल जाएंगे, और कंप्लीट कोर्स लेना चाहें तो 721 रुपये के अंदर वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। तो चलिए अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है अपना सिलेंडर, ये हम बात करेंगे। हम स्पेयर बात कर चुके हैं, हम बात कर चुके हैं कौन की भी। अब ये लास्ट छोटा सा टॉपिक है भाई, 1-2 क्लास के अंदर ही आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। बेलन, 2-3 बातें इसकी महत्वपूर्ण हैं और इसके अंदर ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है। टॉपिक में जो क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं वो आपसे, वो कौन के अंदर क्वेश्चन पूछता है, स्पेयर के अंदर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। बेलन के अंदर 1-2 क्वेश्चन लंबवर्तीय बेलन के बारे में पूछ लेता है, कई बार समीकरण देकर उसमें आपको इक्वेशन उसकी समीकरण पूछ सकता है कोई बिंदु देकर। तो यही चीज़ें उसके अंदर ज़्यादा पूछता है और कुछ नहीं। तो देखिए, सबसे पहले बेलन की हम परिभाषा की बात करें तो देखिए इस प्रकार, मान लीजिए आपके पास कोई जो पृष्ठ है, अब तक ये सारी चीज़ें आप सीख चुके होंगे। ये कौन सा गाइडिंग कर्व, गाइडिंग कर्व है आपके पास। ये कोई वक्र है जो पृष्ठ आपको दी होगी, जो वक्र दिया होगा। इसके अंदर देखो, हमने बात की थी शंकु की, तो शंकु और बेलन की परिभाषा में डिफरेंस अभी आपको पता चलेगा। पहले आप कोण की परिभाषा को याद रखें, याद करने का प्रयास करें भी। हमने कोण की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी? हमने बात की थी भी, कोई आपके पास चलित रेखा होगी जो एक स्थिर बिंदु से गुजर रही है, स्थिर बिंदु से गुजर रही है, तथा जो निर्देशित वक्र है उसको स्पर्श कर रही है, उसको प्रतिच्छेद कर रही है। ये थी कोण की परिभाषा से। उस रेखा द्वारा जनित पृष्ठ क्या होगा? फिर कोण कहलाएगा। अब बेलन की परिभाषा देखिए, सिलेंडर की परिभाषा देखिए। इसके अंदर अब स्थिर बिंदु नहीं है, अब इसके अंदर स्थिर रेखा है। स्थिर रेखा किसी स्थिर रेखा के समांतर और इस वक्र को प्रतिच्छेद करती हुई इसके समांतर रहेगी और इस वक्र को प्रतिच्छेद करेगी। ये रेखा देखो इस प्रकार ये प्रतिच्छेद करेगी, या फिर आप कह सकते हैं विस्पर्श कर रही है। स्पर्श करना, प्रतिच्छेद करना, इंटरसेक्शन करना, ये सारे वर्ड एक ही हैं और इनका मीनिंग भी एक ही निकलता है। तो इस को स्पर्श करने वाली और इस स्थिर रेखा, स्थिर रेखा को हम क्या कहेंगे? अक्ष बोलते हैं। अब इसमें अक्ष का समीकरण देगा, अक्ष का समीकरण देगा, और उसमें दोनों में रिलेशन स्थापित होंगे, दोनों में संबंध स्थापित होंगे। एक दूसरे के जो इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन के अंदर भी उपयोग में आएंगे। तो ये अक्ष हो गई और ये आपके पास जनक रेखा होगी। तो इस रेखा द्वारा जो जनित पृष्ठ है, देखो अब ये जो पृष्ठ जनित हो रहा है वो क्या है? सिलेंडर कहलाएगा, यानी क्या कहलाएगा? बेलन। और इस रेखा को आप क्या कहेंगे? जनक रेखा कहेंगे। इसे निर्देशित वक्र या गाइडिंग कर्व, और ये आपकी अक्ष हो गई। अब देखो, हम इसके समीकरण की बात करेंगे तो जो अक्ष आपके पास ये रेखा दे रखी है, इस रेखा का समीकरण देगा। अब इस रेखा का समीकरण देगा तो इस रेखा के दिक् अनुपात, क्योंकि ये जनक रेखा के समांतर हैं, तो जो इस रेखा के दिक् अनुपात होते हैं वही क्या मैं कह दूं कि जनक रेखा के होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यही जनक रेखा होंगे, तो इसके दिक् अनुपात यहां भी हम यूज करेंगे। तो उससे आपको एक समीकरण मिलेगा। यहां से कोई बिंदु हम मानेंगे कि इस पर कोई बिंदु है x1, y1, z1, और उस बिंदु के मान क्या ये इसको भी संतुष्ट करेगा, तो वो जो आपको निर्देशित वक्र देगा उसके अंदर संतुष्ट करा देंगे, तो बेलन का समीकरण आ गया। कुछ भी बड़ी बात नहीं है, वही सेम जो हमने शंकु के समीकरण के अंदर बात की थी भी, शंकु का समीकरण कैसे निकालें, सेम वही चीज है, मान रखने हैं। बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं कि एक स्थिर रेखा के समांतर की एक
स्थिर रेखा के, डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, स्थिर रेखा के समांतर तथा दिए गए वक्र, जो आपको वक्र देगा, गाइडिंग कर्व जो आपको मिलेगा, दिए गए वक्र को स्पर्श या प्रतिच्छेद को, वक्र की प्रतिच्छेद या दिए हुए पृष्ठ को स्पर्श करने वाली चर रेखा द्वारा जनित, यानी स्थिर रेखा हो गई ये आपके पास, और स्थिर रेखा के समांतर होगी, तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या फिर उसको स्पर्श करने वाली जो चलित रेखा है, गतिमान रेखा हम बोलते हैं उसे, जो देखो ये रेखा गति कर रही है, तो इसके द्वारा, क्योंकि ये अनंत तक जाएगी, कोई इसकी लंबाई अगर फिक्स कर देगा भी एल लंबाई है तो वो एक निश्चित होगी, क्योंकि कहीं तक जा सकती है, लेकिन लेंथ एक निश्चित होती है, लंबाई निश्चित होगी, तो वो जो मापी जा सकती है और जो नहीं मापी जा सकती उससे आप अनंत कहते हैं। तो एक एल लंबाई तक बढ़ेगी, उसके द्वारा जनित पृष्ठ क्या होगा, बेलन। देखो बेलन की शेप भी आपके सामने इस प्रकार बेलन बनेगा। तो एक स्थिर रेखा के समांतर तथा दिए गए वक्र या जो पृष्ठ आपको दिया गया है, दिए हुए वक्र या फिर पृष्ठ को प्रतिच्छेद या फिर स्पर्श, प्रतिच्छेद या फिर क्या मैं बोल दूं स्पर्श, देखो इसके स्पर्श करने वाली एक चर रेखा, स्पर्श करने वाली एक चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ, जनित यानी जनरेट, जनित पृष्ठ क्या कहलाता है, बेलन। बस अब इतना ही महत्वपूर्ण चीज है डेफिनेशन, बस ये चीज कंसेप्ट समझ में आ गया तो सारी चीजें ऑटोमेटिक आएगी। तो आपको स्पेयर की डेफिनेशन याद रखनी है, कोन की डेफिनेशन याद रखनी है, और बेलन की, ये हमेशा ही याद रखनी है। फिर उसके बाद चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, यानी जो चीज आप पढ़ रहे हैं वो आप मान लीजिए आप बेलन पढ़ रहे हैं, तो बेलन पढ़ते हुए ये 3D की जो डेफिनेशन है अगर वो आपको याद है तो आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ते हुए चीज़ें याद करते जाएंगे। जैसे 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर याद रह जाएंगी, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन को नोट कर लो, फिर उसके इक्वेशन की हम बात करेंगे। तो देखो जो चर सरल रेखा है, ये जो हमने बात की चर सरल रेखा, ये क्या होगी, इसकी जनक, ये चीज़ें लिख सकते हैं आप साथ में, जनक यानी से आप इंग्लिश में बोले तो जनरेटर बोलेंगे। और जो आपकी स्थिर रेखा है उसे आप क्या कहेंगे, अक्ष कहते हैं। स्थिर रेखा क्या कहलाएगी, स्थिर रेखा अक्ष कहलाती है। और देखो जो ये वक्र आपको दिया हुआ पृष्ठ या फिर वक्र है, इसे आप क्या कहते हैं, गाइडिंग कर्व बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिए, और जिनके पास नोट्स हैं तो वो सिर्फ नोट्स ओपन करके पढ़ते रहिए चीजों को साथ में, ठीक है। ठीक है, इस टॉपिक के नोट्स नए बनाए गए हैं, तो जिन विद्यार्थियों के पास थोड़े पुराने नोट्स हैं तो वो जो टीम के व्हाट्सएप नंबर है वहाँ से कॉन्टैक्ट करके नए नोट्स, और जिन्होंने पेमेंट कर रखी है, पहले नोट्स ले रखे हैं वही, और नए लेने वाले हैं तो वो नए की तरह, और जिन्होंने पहले ले रखे हैं उनको पेमेंट का स्क्रीनशॉट वहाँ पर शो करना होगा। तो पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर ही वो आपको जो 3D के नए नोट्स हैं, और भी नए नोट्स बनाए जाएंगे, जैसे आपके जो टीचिंग मेथड हैं उनके नए तैयार हो रहे हैं, तो टीचिंग मेथड हम पढ़ाएंगे तो तब भी आपको नए नोट्स मिलेंगे, तो भी आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा। तो जो विद्यार्थी नोट्स ले चुके हैं वो पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट अपने पास हमेशा रखें, ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर, अब देखो, अब इसके इक्वेशन की बात हम करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है भाई, इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर यानी बेलन का समीकरण, बेलन का समीकरण, ठीक है भाई। चलिए, बहुत सिंपल सा है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में हम इसे कंप्लीट करेंगे कि बेलन का समीकरण, कि उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना। क्वेश्चन की फॉर्म में करते हैं हम कि उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना, उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना, किस बेलन का, देखो अभी लिखते हैं इक्वेशन हम करना, जिसकी जनक रेखा, जिसकी जनक रेखा, जिसकी जनक रेखा वो क्या है, x/l y/m इज इक्वल टू z/n,
ये उसकी क्या है, जनक रेखा इसके समांतर है, जनक रेखा के समांतर है तथा आधार, देखो ये जनक रेखा नहीं, ये बेस दे दिया कि जिसकी जनक रेखा यानी इसके समांतर है, के समांतर है, यानी ये क्या हो गया आपका आधार जो अक्ष है वो हो गई, तथा आधार क्या है, तथा आधार निम्न सांकव है, तथा आधार निम्न सांकव है, तथा आधार निम्न सांकव है। देखिएगा जो सांकव है इस प्रकार दे रखा है आपको क्या कि ax² प्लस का by² प्लस का cz² प्लस का 2hxy प्लस का 2gxz प्लस का 2fyz, ठीक है, प्लस का c इज इक्वल टू 0 और z बराबर 0 आपको दे रखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है भी, z बराबर 0 दे रखा है तो यानी यहां से पॉइंट आप पिक करेंगे, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन की फॉर्म में हम करने वाले हैं इसको कि उस बेलन का समीकरण ज्ञात करना है जिसकी जनक रेखा, ये जनक रेखा है, इसके समांतर है, यानी जनक रेखा इसके समांतर है तो मतलब ये क्या हो गया आपका, ये अक्ष हो गई जो अक्ष दे रखी है। अब एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो समांतर है यानी समांतर है तो इस रेखा के दिक् अनुपात और जो जनक रेखा जनरेटर लाइन होगी उन दोनों के दिक् अनुपात क्या होंगे, सेम। तो यानी जनक रेखा का समीकरण निकालेंगे तो वही दिक् अनुपात काम में आएंगे जो क्या है आपकी अक्ष के दिक् अनुपात है, ठीक है। बिंदु आप अलग हो सकते हैं, वहां पर पॉइंट अलग मान लीजिए x1 y1 z1 उस रेखा के बिंदु जिनसे बिंदु से गुजर रही है, तो x माइनस x1 अपॉन l y माइनस y1 अपॉन m इक्वल z माइनस z1 अपॉन n। ये किस रेखा का समीकरण हो गया, ये जनक रेखा का समीकरण हो गया। यहां से बिंदु कैसे निकलेंगे, z बराबर 0 हम गुजारेंगे, जहां z था वहां 0 लिखेंगे, तो फिर आपके पास दो बिंदु आएंगे x y और वो पॉइंट हम इस समीकरण के अंदर रख देंगे तो आपके पास बेलन का समीकरण आ जाएगा। सेम टू सेम शंकु का जो समीकरण हम ज्ञात कर रहे थे वही पैटर्न यहां पर भी लागू होगा भाई, ठीक है। तो पूरी रूपरेखा मैंने आपको बता दी भी कैसे हम इसको करने वाले हैं, तो थोड़ा सा इसको हम थोड़ा कर लेते हैं फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए ये चीज तो आपको समझ में आ गई, अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया। अब हम समीकरण ज्ञात करते हैं, देखो ध्यान से। तो दी हुई रेखा तो आपके पास यही है, दी हुई रेखा कौन सी है, रेखा तो ये x अपॉन एल वाई अपॉन एम और z अपॉन एन, ये समीकरण नंबर 1 दे दूं मैं इसको, ठीक है। अब देखो जो जनक रेखा है हम उस पर मानते हैं, देखो ये आपके पास क्या है भाई, सांकव हो गया जो आपको दे रखा है, ये क्या होगी इसके समांतर यानी ये रेखा होगी, ठीक है, अक्ष कह दूं मैं इसको, और ये क्या हो गया आपका जनक रेखा, ठीक है। अब इस पर एक बिंदु आप मान सकते हैं, ए पॉइंट मान लो, कौन सा, x1 y1 z1, और इसमें देखो अक्ष का जो दिक् अनुपात है, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर हैं तो अक्ष का जो दिक् अनुपात है वही क्या होगा, जनक रेखा का। तो सेम इसके लिए भी यही चीज हो जाएगी। तो जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण, जनक रेखा का समीकरण वो क्या हो जाएगा फिर, x माइनस का x1 अपॉन एल, y माइनस का y1 अपॉन m और z माइनस z1 अपॉन का n, ठीक है। ये x1 y1 z1 क्या है, ये इस जनक रेखा पर क्या है, कोई बिंदु है। अब मैं वो z बराबर 0 गुजार देता हूं, z बराबर 0 में गुजारता हूं तो देखो यहां पर 0 आएगा। अब मैं ये 0 हो गया तो यहां से इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर और इन दोनों को मिलाकर देखो x और y के मान आएंगे, x और y के मान आएंगे तो वही क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे। तो यहां से सबसे पहले z बराबर 0 हमने कर दिया तो यहां 0 आएगा, तो x की वैल्यू देखो क्या आएगी, एल z1, देखो क्या आ जाएगा, मैं इसकी गुणा करवा रहा हूं इसके साथ, तो माइनस का एल z1 ना, माइनस का एल z1 अपॉन में n आ गया और प्लस का x1, ठीक है, ऐसा लिख दूं मैं, ठीक है। ऐसे ही y की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम m z1 यानी माइनस का m z1 कर दो, या फिर ऐसा लिख दो y1 माइनस का m z1 अपॉन n। देखो ये बिंदु आपके पास आ गए। अब ये दोनों बिंदु जो जनक रेखा पर हैं क्या ये इस पृष्ठ को भी संतुष्ट करेंगे,
बोलो जो आपको वक्र दिया गया है उसको भी तो संतुष्ट करेंगे। क्यों करेंगे? पता होना चाहिए कि लॉजिक है इसके पीछे। क्यों? क्योंकि देखो ये इसको स्पर्श कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जो बिंदु है वो क्या है? जो जनक रेखा पर भी स्थित है और दिए गए पृष्ठ पर भी स्थित है। अब दोनों पर स्थित होता है तो इस समीकरण को संतुष्ट जरूर करेगा। इस सांख्यों के समीकरण को संतुष्ट करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो हम इसको इस समीकरण के अंदर हम पुट कर देते हैं जो सांख्यों का समीकरण दिया गया है, जो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट अब इसको कर रहा हूं, देखिए क्या रिजल्ट आएगा। देखो समीकरण 1 में या जो भी आपने नंबर दिया उसको हम पुट करते हैं। नोट कर लीजिए, उसको 1 नंबर दे दीजिएगा। समीकरण 1 में x तथा y के मान क्या कर रहे हैं? हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं। प्रतिस्थापन करने पर तो x और y के मान हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं। कौन सी समीकरण? जो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर प्लस का 2hxy प्लस का 2fyz प्लस 2gxz प्लस c बराबर 0 जो सांख्यों का समीकरण था उसके अंदर हम संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए एक्स वाई के मान आपको पता है, अभी आपने पीछे निकाले हैं। ये देखो जो मान अभी आपने ज्ञात किए हैं, ये सारे दोनों मान एक्स और वाई के मान इस समीकरण के अंदर हम पुट कर रहे हैं। तो देखिए क्या समीकरण बनेगी। देखो ए, अब देखो x की जगह क्या वही मान x1 माइनस का l अपॉन क्या था? l अपॉन n और इंटू में z1 और इसकी क्या होगी ax स्क्वायर प्लस का by स्क्वायर। y की जगह क्या था? y1 माइनस का यहां क्या था? m z1 अपॉन n और इसकी क्या है? स्क्वायर प्लस का 2hxy। तो h ऐसा कैसा? x की जगह क्या ये रहा, क्या है ये? x1 माइनस का l अपॉन n z1 और इंटू में y1, तो y1 माइनस का m z1 अपॉन n। उसके बाद 2gxz 2gxz ही आया था ना उसके अंदर। सांको वो सीधा दिया हुआ था भाई, हमने ऐसे ऑलरेडी मान लिया। देखो इसके अंदर ये xz नहीं है, सीधा है ये। ठीक है, z नहीं है अभी इसके अंदर। ठीक है, 2gx 2fy ये है क्वेश्चन, इसके अंदर z नहीं है। इसके अंदर जड़ नहीं है। ये सांको ऐसा दे रखा है, आपको भी ऐसा कोई समीकरण देगा तो ऐसा सांको दे रखा है, जड़ नहीं दे रखा। देखो जड़ दिया होता तो जड़ बराबर 0 करते आप तो ये पूरा 0 हो जाता, लेकिन इसके अंदर जड़ बराबर 0 नहीं है। अगर वो दे जड़ बराबर 0 तो यहाँ जड़ बराबर 0 रख देना है, फिर ये सारे 0 हो जाता उसके आधार पर भी, लेकिन क्वेश्चन इसके अंदर ऐसा नहीं है। तो 2gx है तो x की जगह x1 माइनस का l अपॉन n z1 और प्लस का 2fy की जगह y1 माइनस का m z1 अपॉन n और प्लस का c इक्वल टू 0। अब देखो अब बहुत आसान है, इसको सरल करते हैं अपने, सरल कर लो। और जो x1 y1 का बिंदु पथ है, अब ध्यान रखें अगर ये तो बिंदु था, बिंदु पथ में हमेशा ध्यान रखें जो भी मान होगा x1 किस में कन्वर्ट होगा? x में, y1 y में, क्योंकि जनरल फॉर्म यही होती है, जनरल फॉर्म यही होती है x1 x में, y1 y में कन्वर्ट होगा। तो यहां से देखिए डायरेक्ट अब हम बिंदु पथ निकालते हैं। तो बिंदु पथ क्या हो जाएगा? x1 की जगह x प्लस का b y माइनस का m z अपॉन n की स्क्वायर प्लस का 2h x माइनस का l अपॉन n z y माइनस का m z अपॉन n और प्लस का 2g x माइनस का एल एन अपॉन z प्लस का 2f y माइनस का m z अपॉन n प्लस का c बराबर 0। अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एलसीएम ले लो। देखो सरल, हम थोड़ा सा सरल करना है और कुछ नहीं, ये समीकरण आ गया है। n स्क्वायर एलसीएम आएगा ना सभी में, n स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा सभी में, तो एक फाइनल इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। सरल करने पर फाइनल इक्वेशन आ रही है। देखो क्या आई है, देखो फाइनल इक्वेशन a
देखो जो नीचे वाला एन स्क्वायर है वो 0 के अंदर चला जाएगा, तो एन एक्स माइनस का एल जेड की होल स्क्वायर प्लस का बी। अब देखो ऐसे ही इसके लिए एन वाई माइनस का एम जेड की होल स्क्वायर प्लस का 2h, एक्स की जगह वही एन एक्स माइनस एल जेड और इसकी जगह एन वाई माइनस का एम जेड, इसके बाद प्लस का 2g, x की जगह वही सेम क्या एन एक्स माइनस का एल जेड, लेकिन इसके साथ एक n और यहां पर आ जाएगा क्योंकि n स्क्वायर आपने एलसीएम लिया है, ठीक है। ऐसे ही 2fn, n आ गया साथ में, और एन वाई माइनस का एम जेड प्लस का सी एन स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहां एन स्क्वेयर कैसे आया, क्योंकि एन आपने एन स्क्वेयर एलसीएम लिया था, तो एन स्क्वेयर एलसीएम लिया तो सभी के साथ वो लागू हो जाएगा। तो ये फाइनल इक्वेशन ये किसका आ गया भाई, ये इक्वेशन किसका आ गया बता दो, ये आ गया आपके बेलन का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर, बेलन का समीकरण आपके पास आ गया है, इक्वेशन ऑफ ए सिलेंडर। तो यही आपके पास है और ऐसे क्वेश्चन हम करने वाले हैं कि बेलन का समीकरण कैसे निकालेंगे। तो ये आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करेंगे, और ये बहुत छोटा सा टॉपिक है। बेलन का समीकरण हो गया, उसके बाद लंबवर्तीय बेलन और उसके बाद एनवेलोपी बेलन, बस इतना ही है, ये टॉपिक खत्म हो गया। और कुछ इसके क्वेश्चन के प्रैक्टिस हम करेंगे, तो ये टॉपिक आपका प्रॉपर वे में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा। बताएं भी गांधी नॉलेज बैंक में सेकंड ग्रेड मैथ का कंप्लीट कोर्स करवाया जा रहा है, साथ में हैंड रिटन नोट्स आपको 4000 टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सके। तो चलिए आज के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी करते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। धन्यवाद।